हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन था। डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस, मैंने एक लिंक भी सेंड किया था आप लोगों को, जो लोग उस दिन क्लास में नहीं थे वो उसको देख सकते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। देखो, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। हम लोगों ने देखा है लास्ट डे कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है। रॉ फैक्ट्स जो है वो सारे डेटा कहलाएंगे। जब उन रॉ फैक्ट्स को हम प्रोसेस करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? उन सारे डेटास को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। कुछ डेटा स्ट्रक्चर पहले से बने बनाए हैं, कुछ नए डेटा स्ट्रक्चर हम अपनी तरफ से भी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एरेज होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, लिंक लिस्ट होता है, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ कॉमन ऑपरेशंस जो हैं वो हमें देखने हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला नंबर है हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, हम चाहे तो अपनी तरफ से भी कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें उससे पहले हमें उसको क्रिएट करना होगा, उसे हमें डिक्लेयर करना होगा, डिफाइन करना होगा। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें अपने एरेज को क्रिएट करना होता है। एरेज एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, हम उसको क्रिएट करते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, हमने जो अभी अभी डेटा स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कोई नए एलिमेंट को ऐड करें। ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन। जब नई वैल्यूज को, कोई नई डेटा को ऐड करते हैं तो वो कहलाता है डिलीशन। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने एडिशन किया है तो हम डिलीशन भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेस याद रखना है, सबसे पहले हमने एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, देन हम उसमें कोई नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, उस एडिशन का नाम है इंसर्शन। प्रोग्रामिंग में हम लोग कहते हैं डेटा इंसर्ट करना। सिमिलरली किसी डेटा को आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। हम चाहें तो अपने पूरे डेटा में से किसी एक डेटा को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने वर्ड सर्च बोला वैसे ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब ये एक बिल्कुल नया टॉपिक ही है। हम लोग सर्चिंग पढ़ेंगे भी। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, एक नए एलिमेंट को हमने सर्च इंसर्ट किया है, डिलीट कर सकते हैं। अपने डेटा स्ट्रक्चर में से हम किसी एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है सॉर्टिंग का। हमारे डेटा स्ट्रक्चर जो है, एरेज में हमने जो वैल्यू डाला था वो रैंडम ऑर्डर में, हम उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखना, सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग का दो मेथड है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, इस पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा जो एक और होता है वो है हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स भी कर सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया भी था, एक एरे बनाया, उसके सारे वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने प्रिंट कराया था। ठीक है। ये 6 कॉमन है जो मैंने अपनी तरफ से लिख रखा है। इसके अलावा भी आप चाहो तो और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको मर्ज करना, दो एरेज को मर्ज करना हम लोगों ने पढ़ा था। एक एरे को दो भाग में डिवाइड करना, वो भी एक ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे ऑपरेशंस को कर सकते हो। ये 6 ऑपरेशंस हैं जो कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो हम लोग इस पे आगे देखेंगे। यहाँ लिखा है वी विल सी आफ्टर सम टाइम, हम लोग थोड़े समय में इसको देखने वाले ये सारे ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम टाइप्स पढ़ने वाले, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि डेटा स्ट्रक्चर जो है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर पहले से बने बनाए हैं, कुछ नए डेटा स्ट्रक्चर्स को हम बना सकते हैं। ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, ये हमारे पहले बने बनाए हैं, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर। बिल्ट इन में आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स, ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप है। इनका दूसरा नाम भी है, हम इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है।
फर्स्ट ईयर में भी ये सब हम लोगों ने देखा था। सेकंड जो है, इसी में सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या क्या आता है, एरेज आता है, लिस्ट आता है, लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, और फाइल्स आता है। लिस्ट को हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में आएगा सबसे पहले स्टैक, दूसरा होता है क्यू। ठीक है, यहां तक आ रही समझ में सभी को। नॉन लीनियर डेटा टाइप, ये वाला हम लोगों के लिए नया है, क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं है। इसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है ट्री, दूसरा होता है ग्राफ। ये हमारे यूनिट 5 का टॉपिक है, हम लोग इस पे देखेंगे, और ये वाला आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ोगे। फिर से रिवाइज करने के लिए देखें तो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में हम कुछ कॉमन ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं, उससे हम अपडेट कर सकते हैं, उसे हम मर्ज कर सकते हैं, दो डेटा टाइप को, एक ही डेटा टाइप को स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं। टाइप्स की बात अगर करें तो दो टाइप्स के होंगे, एक बिल्ट इन होगा जिसका दूसरा नाम प्रिमिटिव है, और दूसरा यूजर डिफाइंड जिसका नाम है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं एरेज, लिस्ट और फाइल। लिस्ट जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में आ जाएगा स्टैक और क्यू, नॉन लीनियर लिस्ट में आएगा ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे, और एक अलग से यूनिट ही है पूरा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है जो हमने कुछ डाउट हो। प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात अगर करें हम लोग, तो आप लोग इसके बारे में सब कुछ पहले से जानते ही हो। नॉन प्रिमिटिव की बात करें अगर हम लोग, तो एक आता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, एरेज, क्यूज, स्टैक। ठीक है, और नॉन लीनियर में क्या आ जाएगा, आपके ग्राफ और ट्री। ठीक है, हाँ एक और चीज है, हम एक और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर का। पहला है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो एक बार बन गया वो बदल नहीं सकता। दूसरा होगा डायनेमिक। स्टैटिक में क्या क्या आता है, एरेज आएगा। डायनेमिक में क्या आएगा, लिंक लिस्ट आएगा। ठीक है, दो अलग और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनेमिक में हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस तरह के हम एक नए नोड को, एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में सभी को? अच्छी बात है। अब आ जाओ एल्गोरिदम्स पे। एल्गोरिदम्स क्या होता है, फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने देखा है एल्गोरिदम के बारे में, बहुत सारे एल्गोरिदम हम लोगों ने पढ़े भी हैं। आप उसकी डेफिनेशन यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। क्या लिखा है, एन एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपको जो टास्क दिया हुआ है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जो कुछ भी स्टेप्स लेंगे, वो सारे स्टेप्स कहलाएंगे उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे हमने किसी दो एलिमेंट को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है, तो एडिशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लगेंगे, पहले तो हमें सबसे पहला एलिमेंट लेना होगा, फिर हमें दूसरा एलिमेंट लेना होगा, फिर उन दोनों का एडिशन करना होगा, फिर चौथे स्टेप में हम उस रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। तो ये हो जाएगा एल्गोरिदम एडिशन का। आगे चल के हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम देखने वाले हैं, उन सभी के हम लोग एल्गोरिदम भी देखेंगे। सेकंड टर्म आता है वो स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या होता है, कई बार जो है हम ये सारे स्टेप्स जो है मैथमेटिकल फॉर्म में ना लिखकर सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हमने सिंपल इंग्लिश में लिखा है तो वो कहलाएगा सूडो कोड। ठीक है, एल्गोरिदम और सूडो कोड में डिफरेंस क्या है, एल्गोरिदम में जो स्टेप्स होंगे वो डिफाइंड होंगे, मतलब एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब जो टू दी पॉइंट हमें लिखना है। सूडो कोड में हमें मान लो ये लिखना है कि हम एल्गोरिदम में अगर हमें पहले एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट फर्स्ट एलिमेंट। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें, जिसको सूडो कोड कहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी विल टेक एन एलिमेंट एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल,
जो भी उस वेरिएबल का नाम लो। अगर हमने एल्गोरिदम को इंग्लिश में लिख रखा है तो वो सूडो कोड कहलाएगा। ठीक है, जहाँ तक बात है एग्जाम की, तो आप एग्जाम में कोशिश करो कि एल्गोरिदम लिखो, लेकिन अगर बाय द वे आपको एल्गोरिदम नहीं आता है, आपको उसका कंसेप्ट पता है, तो आप उसका सूडो कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ जो मेन टॉपिक है अपना इस यूनिट का। इस पूरे यूनिट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी क्लास में थोड़ा सा देखा था। कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप की होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, कोशिश करो पढ़ने की। The space complexity can be defined as amount of memory required by an algorithm to run. The space complexity can be defined as amount of memory required by an algorithm to run. हमें एक एल्गोरिदम को, एक प्रोग्राम को रन कराने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए वो कहलाएगा उस प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है। ये आप इसको चेक कर सकते हो, SP इक्वल टू सी प्लस SP। ठीक है, इससे आपको ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़े समय रहो सब समझ में आने लगेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम मेजर करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। सी यहाँ पे एक कांस्टेंट है और SP जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट होता है। कैसे निकालते, क्या निकालते, हम लोग थोड़े समय में देखेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंडेंट किस किस चीजों पे रहता है। देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये एक सी है, सी मतलब कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, यानी कि हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पे प्रोपोर्शनल है, SP पे। यानी अगर SP की वैल्यू चेंज होती है तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो सकती है। अब ये SP की वैल्यू कब कब चेंज हो सकती है, उसके लिए नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन अगर आता है उस पर डिपेंडेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उस पर डिपेंडेंट हो सकता है, एरे की साइज इस पर डिपेंड हो सकता है, और कोई कांस्टेंट आपने यूज किया अपने प्रोग्राम में उस पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली कुछ वेरिएबल्स पार्ट भी होते हैं। वेरिएबल पार्ट में क्या क्या हो सकता है, अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसकी साइज चेंज हो रही है, वैसा हम लोग कब करते हैं, पर्टिकुलरली हम लोग जब लूप बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ये लूप की वैल्यू तो चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो दो चीजें उसमें मैटर करता है। पहला होता है कुछ फिक्स्ड चीजें, जैसे एरे की साइज, कोई एक वेरिएबल या कुछ इंस्ट्रक्शन या आपने कमेंट किया हुआ है, ये सारी चीजें। वेरिएबल पार्ट में जो वो सारी चीजें जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। जैसे सबसे आसान एग्जांपल है लूप्स के बारे में। फॉर लूप, आप जितना लूप लगाओगे उस अकॉर्डिंग वो चलेगा। वाइल लूप्स में सेकंड जो एग्जांपल हो सकता है उसका वो है रिकर्जन। रिकर्जन हम सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। रिकर्जन क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा फंक्शन, सॉरी, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया भी था, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया था, फैक्टोरियल काउंट करने का, रिकर्जन की मेथड से, है ना। रिकर्जन की मदद से हमने फैक्टोरियल काउंट किया था। उसमें क्या किया था, हमने एक फंक्शन बनाया फैक्ट नाम का, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग फिर से फैक्ट को ही कॉल कर रहे थे, यानी एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा था। ठीक है, तो ये भी वेरिएबल है। वो रिकर्सिव फंक्शन रुकेगा कब, जब तक कि हम एक बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। याद करो रिकर्जन में हमने बोला था जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन बोलोगे, बनाओगे, उसमें कम से कम एक इफ की कंडीशन आप जरूर लिखोगे जिसके वजह से वो रिकर्सिव फंक्शन रुक सके, है ना। ठीक है, ये तो था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले दिन देखा है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो।
द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हम जब अमाउंट ऑफ टाइम बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे उसका मेजरमेंट सेकेंड्स या मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मेजरमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारा अगला टॉपिक है। हम उसके मेथड से अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको, अगर आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो बहुत। अब जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाओ, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसकी स्पेलिंग देख लेना, बहुत सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग लिख नहीं पाते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। हमने जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने की कोशिश किया है, स्पेस या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम को अगर डिफरेंस लेके चलें तो अभी हमने कहा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेजरमेंट हम करते हैं, और ये भी कहा है कि टाइम की मेजरमेंट हम सेकेंड्स में नहीं करते। तो फिर करते कैसे हैं? उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने कुछ नोटेशंस बना रखे हैं। उस नोटेशंस की बेसिस पे हम अपने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के नोटेशंस होते हैं। पहला है बिग ओ। बिग ओ इन द मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको ओ लिखना है, ठीक है। हम कैपिटल ओ ना बोल के उसको बिग ओ बोलते हैं। सेकंड जो है वो है ओमेगा। आपने फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसका जो सिंबल था वो वैसा ही है। और तीसरा होता है थीटा। हम अपने मैथमेटिक्स में जब कोई एंगल निकालते थे तो एक थीटा लिखते थे। उस थीटा को अगर आपने थोड़ा लार्ज साइज में बनाया है तो ये कहलाएगा। मैं लार्ज साइज पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे ये बिग ओ है, कैपिटल लेटर्स का ओ है, वैसे ही एक स्मॉल लेटर्स का भी ओ होता है। जैसे ये ओमेगा है वैसे ही एक लिटिल ओमेगा भी होता है, और जैसे ये थीटा है उसी का एक स्मॉल थीटा भी होता है, ठीक है। यानी हम अपने प्रोग्राम या एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी जब भी निकालेंगे तो ये 3 मेथड से ही हमें कंपेयर करना है, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। ये नाम याद कर लो, अभी से लेके अब पूरी जिंदगी आपको इस पे काम करना है अगर आपने एल्गोरिदम्स पे काम किया तो। अभी ये सब टॉपिक आया है, अगले सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट ही है ये, ठीक है। बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। लिखने का तरीका कैपिटल लेटर्स में ओ, ओमेगा ओम्स लॉ वाला ओमेगा, और एंगल वाला जो थीटा था वो थीटा। ये तीनों कहलाता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, आपने ये तो बोल दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे हम, और सेकंड्स में नहीं करेंगे बल्कि इन तीनों मेथड के यूज करके हम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? तो उसके लिए हम ये मेथड पे आए उससे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी काउंट नाम का टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट होता क्या है? अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको जरा पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, पहले डेफिनेशन इसका देख लें। फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है? इट डिनोट्स हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो आप एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना आसानी से सीख जाओगे। फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है? हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, हमें ये देखना है कि हर एक स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, एक फंक्शन बनाया है फन नाम का, उसके अंदर हमने 2 स्टेटमेंट लिखा है। इंट ए एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, सेकंड स्टेटमेंट में हमने एक असाइनमेंट किया है ए असाइनमेंट 10, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद है अगली लाइन में प्रिंटफ, सी लैंग्वेज में लिखा है प्रिंटफ, उसका स्पेसिफायर परसेंटेज डी कॉमा ए। जिनको सी नहीं आती है उनके लिए मैं बता दूं, ऊपर के ये तीनों लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। प्रिंटफ की जगह हम लोग सी आउट कर देंगे। प्रिंटफ यूज सी में हम करते हैं किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। प्रिंटफ को आप रिप्लेस करोगे सी आउट,
और सी आउट का वो जो सिंबल होता है वो, और ए। ठीक है, चलो ये तो प्रोग्राम था, कोई बात नहीं सर। अब आप हमें ये बताइए, इस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है? क्या ये एक स्टेटमेंट है? नहीं, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शन है। स्टेटमेंट कौन सा कहलाता है? जिसके आखिरी में सेमीकोलन आता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट होगा? एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, और एक ये प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ध्यान देना यहाँ पे। अब कोई बताएगा ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है? इंट ए। इस प्रोग्राम को देखकर हमें इतना समझ में आ रहा है कि हम एक ही बार इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में देखो, ए असाइनमेंट 10। हम ए वेरिएबल में एक वैल्यू जो कि 10 है उसको हम असाइन कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन कितनी बार चलेगी? सिर्फ एक बार। सिमिलरली ये प्रिंटफ वाली लाइन भी कितनी बार चलेगी? सिर्फ एक बार। आया समझ में? तो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट हम कैसे निकालेंगे? ये प्लस ये। ठीक है, अगर इससे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया है, फन नाम का। पहला स्टेप में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दूसरे में हमने एक असाइनमेंट किया है, तीसरे में हमने एक लूप लगाया फॉर लूप का। ये रही हमारे फॉर लूप की बॉडी। फॉर लूप की बॉडी के बाहर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट चलाया है। सी प्लस प्लस में अगर देखें तो यहाँ तक के कोडिंग बिल्कुल सेम होगी, बस प्रिंटफ की जगह हम क्या यूज करेंगे? सी आउट। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, आप लोग इसको मैनेज कर लेना। यहाँ पे एक सेमीकोलन है, एक बार ये चलेगा। ठीक है, फॉर लूप पे हम लोग थोड़ी देर से आते हैं। इस प्रिंटफ की बात करें तो ये प्रिंटफ भी एक ही बार चलेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर लूप की बॉडी के बाहर है। अब देखो, हमें मालूम है कि ये एक बार चल चुका है, ये एक बार चल चुका है। अब बचा ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा। फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होता है। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये फॉर लूप चलेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम फॉर की बॉडी के बाहर हो जाएंगे, फॉर की बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि फॉर की बॉडी के अंदर हम कितनी बार कब कब जाएंगे? जब जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन कह क्या रहा है। हमने एक ए बनाया था 0 से, ठीक है कोई बात नहीं। फॉर के अंदर हमने एक और वेरिएबल बनाया है आई इक्वल टू 0 असाइन किया उसमें। यहाँ पे इंट आई लिख लेना, कोई बात नहीं, हमें मेन मुद्दे पे जाना था। आई को हमने डिक्लेयर किया या नहीं किया ये कोई एरर नहीं है, ऊपर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। खैर, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया 0 से। वो वेरिएबल कब तक जाएगा? एन तक। मान लेते हैं एन की वैल्यू ऊपर यूजर ने कहीं दे रखा है। ठीक है, और हर बार हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इसकी बॉडी के अंदर हम कब कब जाएंगे? जब तक ये आई की वैल्यू एन से स्मॉलर रहेगा। यानी कहा जाए, अगर काउंटिंग में देखा जाए तो ये टोटल एन टाइम्स जो है वो कंडीशन ट्रू होगी। 0 को इंक्लूड करोगे और एन से एक नीचे तक चलोगे तो कितने टाइम्स हुए? एन टाइम्स। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी, ये स्टेटमेंट टोटल कितनी बार चलेगा? जितनी बार वो लूप ट्रू होगा। और ये लूप ट्रू कितनी बार है? टोटल एन टाइम्स जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये टोटल एन टाइम्स रन होगा। इसमें किसी को कोई डाउट आया क्या? हमें ये देखना है कि फॉर की बॉडी के अंदर का सारे स्टेटमेंट कितनी बार चलेंगे? जितनी बार वो कंडीशन ट्रू होगा। और ये इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू कितनी बार होगा? एन टाइम्स ट्रू होगा। यानी कि ए असाइनमेंट ए प्लस आई कितनी बार रन होगा? एन टाइम्स रन होगा। ठीक है, हमने ये तीन चीजें देख लिया। अब देखते हैं इसके बारे में, ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा।
फॉर वाला, ये फॉर वाला चलेगा जब वो ट्रू होगा तब, और एक बार और चलेगा जब वो फॉल्स होगा। फॉल्स के केस में हम बॉडी में नहीं जाएंगे, लेकिन वो फॉर वाली लाइन तो चल रही है कंडीशन चेक करने के लिए, यानी ये टोटल चलेगा n+1 टाइम्स। आ रहा है समझ में यहां तक? अब हमें देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे होगी, तो इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये 1 है इसके लिए, n+1 है इस फॉर के लिए जब ट्रू और फॉल्स दोनों था, ये n है उस फॉर की बॉडी के अंदर जब हम गए, और ये 1 है जब हमने ये प्रिंटफ चलाया। इस सब को सब सम करोगे तो मिलेगा हमें 2n+3। फिलहाल के लिए हमें इस 2n+3 पे ही आगे फोकस करना है, इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ी देर से पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट आया क्या? फ्रीक्वेंसी काउंट निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो, 2-3 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं। नो सर, बिल्कुल नहीं है। नो सर। चलो नो सर। ठीक है, ठीक नो है, सर। ओके ओके ओके, समझ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर। दो मैं पहले ही वार्न कर दूं, ये टॉपिक नहीं आता है, एक बार में तो नहीं आता है समझ में। मैं कोशिश करूंगा इसको बार बार बोलने की, आपको बार बार बोलूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। अभी हमने देखा था हमारे पास 3 मेन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। पहला है बिग ओ नोटेशन, यानी कैपिटल लेटर्स में ओ लिखा है। दूसरा है ओमेगा नोटेशन, जो हमने फिजिक्स में ओम्स लॉ वाला सिंबल यूज किया था। तीसरा है थीटा नोटेशन। बारी बारी से हम इन तीनों के ऊपर आते हैं। अगर आपको ये कहा जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। पहली बार में नहीं समझ में आया, चलो फिर से पढ़ते हैं। It is a method of representing the upper bound of algorithms running time। इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम की रनिंग टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, और उस रनिंग टाइम का अपर बाउंड जो है वो कहलाता है हमारा बिग ओ नोटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अपर बाउंड? अपर बाउंड का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना, यानी कि वर्स्ट केस में अगर हमारा एल्गोरिदम चल रहा है, हमारा प्रोग्राम जो है, जो इनपुट लिया वो सबसे बेकार इनपुट था उस प्रोग्राम के लिए, यानी हम वर्स्ट केस में अपने प्रोग्राम को चला रहे हैं, उस वर्स्ट केस में हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। अब ये वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है, मैं इसको एक नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आता है नहीं समझ। मान लो हमें 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो 10 एलिमेंट्स एक एरे में स्टोर किया है। जो 10 एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 से लेकर 10 तक को हमने एलिमेंट्स को एक एरे में स्टोर कर रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब या इसको छोटा बना लें, अगर 5 का ही बना लेते हैं ना। ये हमारे पास एक एरे है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट। पहले में हमने लिखा है 1, दूसरे में हमने लिखा है 2, तीसरे में है 3, चौथे में है 4 और यहाँ पे है 5। ठीक है, ये तो एरे था। आपका प्रोग्राम जो है वो कर क्या रहा था, आपका प्रोग्राम इन सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा था। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। सॉर्टेड मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर देखें तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। ठीक है, अब हमारे लिए ये वर्स्ट केस क्यों है, क्योंकि ये हम एज ए ह्यूमन अगर पूरे एलिमेंट को देखें तो हमें दिख रहा है ये पहले से सॉर्टेड है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं मालूम। कंप्यूटर तो कोशिश करेगा इसको सॉर्ट करने का। वो क्या करेगा, पहले इसको इससे कंपेयर करेगा, देखेगा क्या एलिमेंट पहला वाला इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसको क्या करेगा, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेगा, हाँ ये अभी भी स्मॉलर है,
फिर वो एलिमेंट इससे कंपेयर करेगा, अभी भी स्मॉलर है, फिर वो एलिमेंट इससे कंपेयर करेगा, हाँ अभी भी स्मॉलर है, यानी ये हमारे पूरे डेटा सेट में सबसे स्मॉलर एलिमेंट था। सेकंड में क्या करेगा वो, फिर वो इस 2 को इस 3 से कंपेयर करेगा, इस 2 को इस 4 से करेगा, इस 2 को इस 5 से करेगा, सिमिलरली 3 को 4 से, 3 को 5 से, 4 को 5 से। यानी कि अगर आपने ध्यान दिया तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही था, लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये कहलाएगा सॉर्टिंग के लिए वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब क्या, हम सॉर्टिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, यूजर ने जो हमें इनपुट दिया है वो पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है। तो कायदे से इसको सबसे कम समय लगना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लगा रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा। इस चीज को मेजर जब हम करेंगे, इस तरह के इनपुट जब हमारे पास रहेंगे तो हम उसको मेजर करेंगे बिग ओ नोटेशन में, और हम कहते हैं कि हमारा सॉर्टिंग का एल्गोरिदम जो है सब ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले सकता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका था समझाने का। अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, तो आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होगी। उसकी डेफिनेशन आप रट सकते हो, याद कर सकते हो, जो करना है करो। मेन मतलब है हमें, आपको अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन एग्जाम में आया तो आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और इन सब का डेफिनेशन प्लस एक डायग्राम भी है आगे चल के। पहले हम डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। बिग ओ नोटेशन हम पढ़ रहे हैं, बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन। लेट एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन आर टू नॉन निगेटिव फंक्शंस। मैथमेटिक्स में हमने फंक्शन पढ़ा है, ये वैसा ही एक फंक्शन है। दो फंक्शन हमने लिया है, पहले का नाम है एफ ऑफ एन, दूसरे का नाम है जी ऑफ एन, ठीक है। उसके अलावा हमने एक एन नॉट एंड सी नाम के दो इंटीजर भी लिए हैं। आगे अगर पढ़े, फिर से स्टार्टिंग से पढ़े। लेट एफ एफ एन एंड जी ऑफ एन बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब उसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो एक्स वाई प्लेन में पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। आपको याद होगा ग्राफ में, ये ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। हमारा ये दोनों फंक्शन इसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर जाओगे तब भी निगेटिव है, इधर जाओगे तब भी निगेटिव है, इधर जाओगे तब भी निगेटिव है। यानी हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दो फंक्शन लिया है, पॉजिटिव फंक्शन लिया है, उसके अलावा दो इंटीजर लिया है, एक एन नॉट नाम का, एक कांस्टेंट है सी। अब आगे की लाइन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है इसमें। सच दैट एन नॉट डिनोट्स a value of input and n is greater than n not। कोई बात नहीं, अभी पूरा पढ़ो फिर से इसको। हमने एक वैल्यू लिया था n नॉट, हम जो है अब इनपुट की वैल्यू उस n नॉट से ज्यादा लेंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक एरे बनाया है तो कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर लेंगे, और वो जो कम से कम वाला वर्ड है वो है n नॉट, ठीक है। ऑल्सो c इज कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटर देन 0। सी की वैल्यू भी हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है। सच दैट एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी मल्टीप्लाई जी ऑफ एन। बस ये अगर आ गया समझ में तो सब कुछ आ जाएगा समझ में। हमने दो फंक्शन लिया था, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। हम क्या कह रहे हैं, अगर हमने अपने दूसरे फंक्शन जी ऑफ एन में अपना ये कांस्टेंट जो एक और लिया था उसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और एक जो फंक्शन है एफ ऑफ एन, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा एफ ऑफ एन इस प्रोडक्ट से या तो स्मॉलर हो या मैक्सिमम इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एन जो है वो बिग ओ है जी ऑफ एन को, और हम उसको लिखेंगे ऐसे। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। दो फंक्शन लिया, पहला फंक्शन है एफ ऑफ एन, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एन। उसके अलावा हमने दो कांस्टेंट लिया है, एक एन नॉट एक सी। एन नॉट जो है वो मिनिमम वैल्यू बता रहा है, हमारे इनपुट कितने, कम से कम इतने इनपुट तो होने चाहिए। आगे हमने क्या किया,
जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को अपने एक g ऑफ n में मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस वाले फंक्शन से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन f ऑफ n जो है वो बिग O है g ऑफ n का। इसका समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा देर वेट करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। इसको अलग वर्ड अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन जो है f ऑफ n, याद है वो f ऑफ n स्मॉलर है, हमारा फंक्शन जो है f ऑफ n वो लेस देन है g ऑफ n का, अगर हम g ऑफ n को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, डायग्राम से देखते हैं। हमने बोला था दो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ n और g ऑफ n, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तुम्हारा रहा xy प्लेन, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, इस साइड और इधर वाले साइड में हमें बनाना ही नहीं है। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया है f ऑफ n, मान लो उसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, एक और फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ n, मान लो उसका ग्राफ ये वाला है, ये है f और ये है g। हमने क्या किया, एक कांस्टेंट भी लिया था c इक्वल टू, मान लो आपने 10 लिया है। अगर आप इस c को इस g वाले फंक्शन ग्राफ में मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ ऊपर बन जाएगा थोड़ा, ये रहा वो ग्राफ। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, c मल्टीप्लाई g। ग्राफ में पढ़ा है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी हुई है ना। देखो आपको मैं बताऊं, हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये हमारा है एक लाइन, सॉरी, ये हमारे पास xy प्लेन है। हमने क्या किया, ये वाली लाइन बना दी है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 मान लो, ये 1 है ये 2 है, ऐसा ही होगा ना ये लाइन। अगर हमने इस फंक्शन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो फाइनली हमें ग्राफ क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 8 का। तो वो ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। वैसा ही हम अभी कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ n जो कि ये है, एक दूसरा फंक्शन लिया g ऑफ n, वो मान लो ये वाला था। जब हम ये g है ये f है, हमने जब g में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और ये कांस्टेंट हमें मालूम है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इसका ग्राफ इस वाले ग्राफ के ऊपर ही बनेगा कहीं, है ना। आ रही है कि नहीं समझ में, ये f सर है। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया, लेकिन इसका टाइम के साथ रिलेशन नहीं समझ में आ रहा। बस बता रहा हूँ, ये ग्राफ समझ लो पहले, ये f है, ये g है, और ये है हमारा c मल्टीप्लाई g ऑफ n। बिग ओ नोटेशन क्या कहता है, एक सेकंड, अगर मैं इसको मिटाऊं, अगर मैं इस ग्राफ को मिटा दूं आपको कंफ्यूजन ना हो। बिग ओ नोटेशन क्या कहता है कि आपका जो f वाला ग्राफ है वो किसी भी कीमत पर इस ग्राफ के लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, आपने g वाले में जब c को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका f का ग्राफ कभी भी किसी भी कीमत पर इस वाले ग्राफ के ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो मैक्सिमम इसके लेवल पे जा सकता है। क्यों, क्योंकि ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा रखा है उसमें एक ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को, हम जो एल्गोरिदम बना रहे हैं जिसको हमने f नाम दिया है, और एक स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास है g, तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो कभी भी इस वाले ग्राफ के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन बिग O में है, और वो किसके बिग O में है, g के। अभी भी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, वेट करो, आगे एग्जाम्पल भी है हमारे पास। ग्राफ में कोई दिक्कत, एक फंक्शन बनाएंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, दूसरे वाले फंक्शन में c को मल्टीप्लाई करेंगे,
और अपने f वाले ग्राफ को उस मल्टीप्लाई वाले ग्राफ से नीचे ही रखेंगे। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन बिग ओ नोटेशन में है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक फंक्शन हमने लिया f ऑफ n और वो है 3n² प्लस 5। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमने लिया g ऑफ n और वो है n²। ध्यान से देखेंगे, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये दोनों फंक्शन ही हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और कंडीशन हमने लिख ही रखा था n नॉट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है 0 से, यानी कि ये दोनों फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होंगे xy प्लेन में। अब हमसे सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन f ऑफ n बिग O है g ऑफ n का। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये प्रूफ करने के लिए हमें ये करना होगा कि हम अपने फंक्शन का ग्राफ जब बनाएंगे, वो वाला ग्राफ इस g ऑफ n के ग्राफ से हमेशा नीचे हो। ठीक है, यही कंडीशन है बिग O के लिए। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ऊपर जो डेफिनेशन लिखा था उसमें हमने दो कांस्टेंट भी लिया है, c और n0 नाम का। ठीक है, इस कंडीशन को देखते हुए आप इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करो। पेज निकाल लो, कॉपी निकाल लो, आप इसको चेक करो। जब c की वैल्यू हमने 4 लिया है और n0 की वैल्यू हमने 2 लिया है, उस केस में अगर आप इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो f ऑफ n की ग्राफ हमेशा g ऑफ n और मल्टीप्लाई c के ग्राफ के नीचे ही रहेगा। सिंपल केस में आपको बताऊं तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। चलो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। डायग्राम अगर थोड़ा गंदा बने तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। n0 की वैल्यू हमने लिया है 2। अगर इसकी वैल्यू 2 हमने इसमें इंसर्ट किया तो क्या मिलेगा हमें? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 क्या मिलेगा? 12 प्लस 5 यानी 17। ये रहा हमारा 17। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा। अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 है ना, और हमें मल्टीप्लाई करना है c से, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिला हमारे पास 16। वो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, अगली वैल्यू ले लो, n0 की वैल्यू 3 ले लो। n0 की वैल्यू 3 लोगे तो ये क्या मिलेगा हमें? मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, ये 17 था और ये 16 था। n0 की वैल्यू 3 लोगे तो ये क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 5 क्या होता है? 32। ये हमें मिला 32। इसमें पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 करोगे तो होता है 36। आगे देखो एक और वैल्यू, 4 पे ले जाओ, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना होता है? 48, 48 प्लस 5 53। ठीक है, अगर इसमें पुट करें हम, n की वैल्यू क्या लिया है हमने? 4 लिया था ना। 4 स्क्वायर क्या होगा? 16, 16 इंटू 4 क्या होता है? 64, यानी ये आया 64। आप इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मेरा काम हो चुका है। आप देखो, अगर आप जब भी इसका ग्राफ बनाओगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा स्मॉलर आ रही है। 17 है, 32 है, 53 है, यहाँ पे 16 है, 36 है, 64 है। इसकी ग्राफ इसके मल्टीप्लाई c के ग्राफ के हमेशा नीचे ही आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन f ऑफ n जो है वो लेस देन होगा या इक्वल टू हो सकता है c मल्टीप्लाई g ऑफ n के। या इसको हम फंक्शन की लिख के दिखाएं तो 3n² प्लस 5, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई n²। 4 कहाँ से आया? क्योंकि c हमने 4 लिया है। और एक कंडीशन हम लिख रहे हैं, n0 की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो। 2 से ग्रेटर क्यों लिखा? क्योंकि याद करो, पहला वैल्यू आया था 17 और यहाँ पे आया था 16। अगर हम 2 से ग्रेटर मान लें, यानी 3 के इक्वल और 3 से ज्यादा माने, तो ये हमेशा ट्रू होगा। ये आया समझ में?
ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इस दो केस के लिए, c की वैल्यू 4 लिया है और n नॉट की वैल्यू 2 लिया है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा फंक्शन f ऑफ n बिग O कहलाएगा g ऑफ n का। ठीक है, ये तो आपने लिख रखा था सर, इसलिए हमें समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल से बताइए, हो सकता है दूसरे एग्जाम्पल में ना हो। चलो, हमने उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने क्या किया, f ऑफ n तो सेम रहने दिया है और g ऑफ n की वैल्यू n कर दिया है। अब इस पे बना के देखते हैं। आप अगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ n है। आप ऐसा कोई वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ से नीचे रहे, यानी इस केस में हमेशा f ऑफ n की ग्राफ ऊपर चली जाएगी, और जैसे ही f की ग्राफ g के ग्राफ के नीचे ऊपर चली जाती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है बिग O नहीं है। मैंने डायरेक्टली लॉजिक क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये n है और ये n स्क्वायर है। आप n की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये तो छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी हो जाएगी, यानी f ऑफ n की ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, f ऑफ n की ग्राफ नीचे चाहिए, यानी कि ये बिग O नोटेशन में नहीं लिखा है, जबकि ये वाला बिग O नोटेशन में लिखा है। दोनों के एग्जाम्पल में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, यहाँ n स्क्वायर ये तो सेम ही है, g में हमने पहले n स्क्वायर लिया था, अब हमने n लिया है। इस केस में हमेशा ग्राफ g का नीचे आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए f का ग्राफ नीचे। आया समझ में? ये सारी मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा फर्स्ट डे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने आपसे कहा था एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जब भी निकालते हैं तो सेकंड्स में तो निकाल नहीं रहे, तो हमें एक स्टैंडर्ड फंक्शन लेना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड फंक्शन हमारा g ऑफ n कहलाएगा। ये स्टैंडर्ड आपको कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए, मैं अभी लिख दूंगा थोड़ी देर से। हमारा प्रोग्राम ये वाला है, हम अपने प्रोग्राम को उस स्टैंडर्ड वाले प्रोग्राम से मैच करना चाहते हैं, और जब हम मैच कहेंगे तो इस प्रोग्राम के लिए अगर देखा जाए, इन दोनों एग्जाम्पल को अगर कॉमन देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा प्रोग्राम n वाले स्टैंडर्ड से तो अच्छा है लेकिन g वाले स्टैंडर्ड से बुरा है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम इसके ग्राफ से तो ऊपर जा रहा है लेकिन इसके ग्राफ के नीचे जा रहा है। ठीक है, यानी हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकालें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खास करके बोले हम, तो हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले प्रोग्राम इस स्टैंडर्ड से अच्छा है, जबकि इस वाले स्टैंडर्ड से बुरा है। या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले, जितना टाइम इस प्रोग्राम को लगा होगा, इस स्टैंडर्ड प्रोग्राम को लगा होगा निकलने में, उससे ज्यादा टाइम हमारे प्रोग्राम को लगेगा इस वाले केस में, जबकि यहाँ इस प्रोग्राम को जितना टाइम लगा होगा उससे कम समय लगेगा हमारे प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ नीचे है उसके ग्राफ से। आया समझ में? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी जब हम लोग बाकी दो और एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से कंफ्यूजन होगा, फिर इकट्ठे हम तीनों कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो सर दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ज्यादा बढ़िया। नहीं, डिफरेंस की बात अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अभी एक क्लास और रुक लगेगी हमें। ये जो अगला एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, खास करके थीटा नोटेशन जो हम पढ़ेंगे, तो वहाँ डिफरेंस वाली बात आएगी। ठीक है, फिलहाल हमें ये देखना है हमारे प्रोग्राम का ग्राफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम के ग्राफ के नीचे अगर है तो हम कहते हैं हमारा प्रोग्राम बिग O नोटेशन में है। ठीक है, आया समझ में? ओके सर। सिमिलरली, अच्छा दूसरा वर्ड आपको याद रखना है, बिग O नोटेशन हम लोग यूज किए थे वर्स्ट केस के लिए। वर्स्ट केस मतलब हमारा प्रोग्राम का ग्राफ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, उस जी वाले ग्राफ से टच कर सकता था, लेकिन जो नॉर्मल केस में वो हमेशा नीचे रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वो क्या हो सकता है, उस वाले ग्राफ से टच हो सकता है। ठीक है, वो है बिग O नोटेशन, वर्स्ट केस। अगला नोटेशन जो आएगा, जो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, वो है ओमेगा नोटेशन। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में देख सकते हो। अब हम लोग अभी हमने अपर बाउंड पढ़ा था,
अब हमें लोअर बाउंड पढ़ना है और इस लोअर बाउंड का हम कहते हैं बेस्ट केस, यानी एक है वर्स्ट केस बिगो नोटेशन, दूसरा है बेस्ट केस ओमेगा नोटेशन। ओमेगा को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक के क्लास